सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में फेब्रवरी मंथ के दूसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता। तो आंसर होगा रॉबर्ट इरविन ने। तो ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं ये रॉबर्ट इरविन, और इन्होंने ही अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। तो रॉबर्ट इरविन ने बुश फायर नाम की इमेज के लिए ये पुरस्कार जीता है, जो कि 2020 में विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर की तस्वीर है। बाकी देखो, रवि गायकवाड़ की बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार जीता था। बाकी डॉक्टर कैरोलिना अरूजो ये ब्राजील की गणितज्ञ है। 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार जीता। और सरगेई गोर्शकोव ये रशिया से हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता था इन्होंने। और ऐश्वर्या श्रीधर का नाम भी याद होगा आपको, इन्हें बिहेवियर इन्वर्टिब्रेट कैटेगरी में 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड मिला था। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर है फरवरी 2021 में मनासा वाराणसी को वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया गया। आपसे पूछा जा रहा है ये किस राज्य से हैं। तो आंसर होगा तेलंगाना से। तो अभी तेलंगाना की मानसा वाराणसी को वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया गया है। और इनके अलावा हरियाणा की मनिका शोचंद को वीएलसीसी फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 घोषित किया गया है। फिर रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म ने टाइगर पुरस्कार जीता था। तो आंसर होगा कोजंगल। तो तमिल फिल्म है ये कोजंगल, और इसने अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता था। तो बेस्ट फिल्म के लिए दिया गया ये टाइगर पुरस्कार इस फेस्टिवल का शीर्ष सम्मान है। कोजंगल का मतलब होता है कंकड़। तो ये फिल्म नयनतारा द्वारा निर्मित है और इसके निर्देशक हैं विनोद राज पीएस। और आपको बता दूं, ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली ये दूसरी भारतीय फिल्म है और पहली तमिल फिल्म है। इससे पहले थी दुर्गा, जिसके निर्देशक थे शशिधरन। और इस टाइगर पुरस्कार में दी जाने वाली इनामी राशि कितनी होती है? 40,000 यूरो। आपको याद होगा राइटिंग विद फायर से कुछ भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये राइटिंग विद फायर, जिसने सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में ऑडियंस अवार्ड जीता था। और पाताल लोक फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स में पाताल लोक को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला था। फिर अगला प्रश्न है, अभी विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो हर साल 11 फरवरी को ये वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन हर साल प्रसिद्ध यूनानी विद्वान और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये यूनानी चिकित्सा पद्धति यूनान में उत्पन्न हुई और इसकी नींव हिप्पोक्रेट्स के द्वारा रखी गई थी। फिर है अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया गया। तो आंसर होगा 8 फरवरी को। और देखो, वैसे तो इसका कोई फिक्स डे नहीं होता कि हर साल इसी दिन मनाई जाती है। एक्चुअली हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है ये। तो इस साल ये 8 फरवरी को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और देखो 9 फरवरी आता है इसके बाद। 9 फरवरी को हमने सेफर इंटरनेट डे यानी कि इंटरनेट सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया। और इसे भी हर साल फरवरी के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन मनाया जाता है। और इसकी थीम थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। और इंटरनेट से आपको याद होगा कुछ समय पहले ओकला ने ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 को जारी किया था। उसमें भारत मोबाइल इंटरनेट स्पीड में 129 रैंक पे था। फिर बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 13 फरवरी को। अच्छा, 13 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है और इस बार उनकी 143rd जयंती मनाई गई। उन्हें उनकी कविताओं के कारण नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू आप जानते होंगे, ये न केवल स्वतंत्रता सेनानी थी बल्कि वे किसी भी राज्य की गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी, और वे उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी। अब यहाँ से 2-3 मैं आपको क्वेश्चन रिलेट करके याद कराऊंगा। ये तो हो गया नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। एक होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन डे, वो 8 मार्च को होता है। और एक और आप याद रखो, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस वो होता है 15 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर में एक और इम्पोर्टेंट डे होता है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 11 अक्टूबर को होता है। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है। अब 1 मिनट और रुको।
13 फरवरी को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे, और इस बार की थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। फिर है हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 फरवरी को। तो भारत में हर साल 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के रूप में मनाया जाता है, और भारत में ये दिन उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाते हैं, 12 फरवरी। खत्म, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, वी विल श्योरली सस्टेन नाम की बुक अभी लॉन्च हुई, इसको किसने लिखा, इसके लेखक कौन है, अभिजीता गुप्ता। और अभिजीता गुप्ता का नाम आपने पहले भी सुना होगा। नवंबर 2020 की बात है, इनकी एक बुक आई थी हैप्पीनेस ऑल अराउंड, और उस बुक को लिखने के बाद वे सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई थी, जब आपने इनका नाम सुना होगा। और अभी इन्होंने एक और नई बुक लिखी है जिसका नाम है वी विल श्योरली सस्टेन। बाकी कार्तिकेय लड्डा लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया नाम की बुक लिखी। विश्वरूप रॉय चौधरी वन क्वेश्चन डेट कैन सेव योर लाइफ नाम की बुक लिखी। और श्री अय्यर वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखी। फिर प्लेटफॉर्म सेल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा, तो आंसर होगा संगीत पॉल चौधरी ने। बाकी माधवी भंडारी ने बुक लिखी थी, अभी उसका नाम है अयोध्या। नीना रॉय ने एक बुक लिखी जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। याद रखना, माधवी भंडारी ने कौन सी बुक लिखी, अयोध्या, और अमेजिंग अयोध्या लिखी नीना रॉय ने। आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को लिखा। फिर है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 की थीम क्या रही, क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। तो आरबीआई 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाता आ रहा है। और क्यों मनाता आ रहा है, ताकि वित्तीय शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। और इस साल ये 8 से 12 फरवरी तक मनाया गया, जिसकी थीम थी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। फिर अगला प्रश्न है, बताइए किसने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी नाम की बुक को लिखा है, तो आंसर होगा आरपी गुप्ता ने। तो आम जनता के बीच आर्थिक जागरूकता यानी कि इकोनॉमिक अवेयरनेस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस बुक को लिखा है, जिसका नाम है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी। और इसे किसने लिखा, आरपी गुप्ता ने। और इसे लॉन्च किया रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम ने। बाकी आर कौशिक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रैम्प इन ऑस्ट्रेलिया नाम की बुक को लिखा। आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक को लिखा। और वामन सुबा प्रभु, इन्होंने मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नाम की बुक को लिखा, जिसको रिलीज किया था गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। फिर अगला प्रश्न है, आर्सेलर मित्तल के सीईओ कौन बनेंगे, तो आंसर होगा आदित्य मित्तल। तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील उत्पादकों में से एक है यह आर्सेलर मित्तल, और इसने भी घोषणा की थी कि आदित्य मित्तल अपने पिता लक्ष्मी मित्तल से सीईओ का पद संभालेंगे। बाकी रोशनी नादर मल्होत्रा एचसीएल की चेयरपर्सन बनी थी ये। एनडी जेसी ये अमेजन के सीईओ बन गए हैं। और हेनरी मोनेज फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी यानी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर बन गए। फिर है एगोन लाइफ के एमडीसीयू के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सतीश्वर बालकृष्णन को। तो भारत की पहली डिजिटल एकमात्र जीवन बीमा कंपनी है एगोन लाइफ इंश्योरेंस, और इसने सतीश्वर बालकृष्णन को एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बाकी जेके शिवन धनलक्ष्मी बैंक के एमडीसीयू बने। राजीव लोचन सुंदरम फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। और विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडीसीयू बने। फिर हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बन गए, तो आंसर होगा पुलगोरू वेंकट संजय कुमार, पीवी संजय कुमार भी आप कह सकते हो शॉर्ट में। बाकी इनका नाम याद रखना, कुछ और नाम मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो नाम अभी न्यूज में रहे थे। राघविंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। हिमा कोहली आप जानते हो तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। जेके माहेश्वरी भी जानते हो सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और कुछ और नाम देख लो, जैसे कि उड़ीसा हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने थे कौन, एस मुरलीधर। और अभी तक जो उड़ीसा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस थे कौन, मोहम्मद रफीक, वो चल गए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी नए बने जिनका नाम है अरूप कुमार गोस्वामी। और तमिलनाडु हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने संजीव बनर्जी। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और अभी मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग भी मिला था। और याद रखना मणिपुर में आपको मिलेगी लोकटक झील, इसी को फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं।
और अगर आपसे पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यही है लोकटक झील। और इस पे ही है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जिसे कहते हैं काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। देखो मणिपुर से दो नाम मैं आपको बताता हूँ। ज्ञानेंद्रो निगुंगबाम हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने, और मणिपुर से ही आते हैं डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह। जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था इन्हें, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, तो ये भी याद रखना। फिर किस राज्य की सरकार ने नॉलेज मिशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो आंसर होगा केरल ने। तो केरल सरकार ने रोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म केरल नॉलेज मिशन को लॉन्च किया है। तो इस मिशन से नौकरी के इच्छुक और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के अलावा ज्ञान को बढ़ाने की सुविधा भी मिलेगी। देखो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? एस मणिकुमार। फिर बताइए अभी किस राज्य ने जलाभिषेकम अभियान को शुरू किया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जलाभिषेकम नाम से एक जल संरक्षण अभियान, कंजर्वेशन ऑफ वाटर अभियान शुरू किया, जिसके तहत 57,000 से ज्यादा जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। और इस अभियान का उद्घाटन किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली रूप से। तो वन लाइनर याद रख लो, ये जलाभिषेकम अभियान शुरू किया गया कहां पे? मध्य प्रदेश में। फिर है बताओ भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे पुराने पशु, जिसको कहते हैं डिंकिंसोनिया, उसका एकमात्र जीवाश्म खोजा गया, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में मिला है दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म। ये करीब 57 करोड़ साल पुराना जीवाश्म है और भारत में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म मिला है, इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दूं 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया था। और अभी आपको याद होगा इंडोनेशिया में भी दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग मिली थी, वो पेंटिंग थी जंगली सुअर की। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट कौन सा रहा, तो आंसर होगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 की टॉप 100 की लिस्ट में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का दुनिया भर में 23वां स्थान रहा है, जबकि भारत में ये सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा इसके अनुसार। इसके अलावा आईआईएम बेंगलुरु 35वें नंबर पर रहा, आईआईएम कलकत्ता को 44वें और आईआईएम अहमदाबाद को 48 यानी कि 48 स्थान पर रखा गया। इसमें टॉप पर रहा इनसीड जो कि है फ्रांस का, सेकेंड नंबर पे लंदन बिजनेस स्कूल, तीसरे पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रहा। और ये रैंकिंग फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा जारी की गई। फिर बताइए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार पूरे देश में कितने मैनुअल मेला ढूंढने वालों की पहचान की गई, तो आंसर होगा 66,692। तो देखो कई बार एग्जाम में इस तरह से डेटा रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो ये आपको याद होंगे ना, आपने पढ़ रखे होंगे, तभी आप इनको करेक्ट करके आ पाओगे। तो अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, उनके द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार देश भर में 66,692 मैनुअल मेला ढोने वालों की पहचान की गई है, यानी कि मैनुअल स्कैवेंजर्स आप इंग्लिश में बोलोगे इन्हें। और अभी फरवरी 2021 तक पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज्यादा मेला ढोने वालों की पहचान की गई, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। कितने? 37,379। इसके बाद महाराष्ट्र और फिर उत्तराखंड और फिर असम वगैरह है। अच्छा, हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? थावरचंद गहलोत है। फिर बताइए किस राज्य में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाया जाएगा, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय भिंड पुलिस मुख्यालय में बनाया जाएगा। तो इस संग्रहालय में फूलन देवी, निर्भय गुजर जैसे डकैतों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान प्रदर्शित किए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश का भिंड जो है चंबल बेल्ट में स्थित है।